हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है और उसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, और हमने उसके एग्जाम थ्योरम्स भी की थी। अब है बाकी की थ्योरम्स के, विशिष्ट उपग्रुप के कुछ और भी थ्योरम्स हैं। देखिए क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ये क्या कह रहा है हमसे कि किसी भी ग्रुप जी का उपग्रुप एन अगर एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, ये कंडीशन कि अगर एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एन क्या होगा, जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। दोनों तरफ से है, तो अगर ग्रुप जी का उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एन क्या होगा, ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। हमें यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रूफ प्रतिबंध की आवश्यकता। मैं मानकर चल रही हूँ कि एन है वो ग्रुप जी का क्या है, एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। क्लियर है? देखिए माना एन ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, जहां पर ये जी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। अब चूंकि एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है, तो आप विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन लगा सकते हो कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन के लिए विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन एक ये होती है कि जी एन जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एन। क्लियर है? नाउ देखिए जी इनवर्स है, सॉरी जी एन जी इनवर्स किसको कर गया बिलोंग, एन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर सॉरी ये जो एन है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था। देखिए ये आपके ये दे रखा है कि जी एन जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एन, जहाँ ये एन किसको बिलोंग कर रहा है, इस एन को बिलोंग कर रहा है। तो जो ये एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, इस जी एन जी इनवर्स के तो एलिमेंट है। तो यानी जो जी एन जी इनवर्स का हर एक एलिमेंट किस में उपस्थित है, इस एन में उपस्थित है। तो यहाँ ये जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, एन का सबसेट हो जाएगा। ये देखिए स्मॉल एन है जहाँ की कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, तो यानी इस तरीके के ये क्या हो गया, जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट हो गया, एन का, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इसमें एन में उपस्थित है। तो ये उपसमुच्चय हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्योंकि मेरा जो जी एन जी इनवर्स क्या है, सबसेट है एन का, जहाँ स्मॉल जी किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप को। नाउ देखिए अगर जी इस जी का एलिमेंट है और जी का एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम भी उपस्थित होगा। अगर ये स्मॉल जी ग्रुप का एलिमेंट है तो जी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ जी की जगह हम जी इनवर्स लेके चल रहे हैं, तो जी इनवर्स एन जी इनवर्स का होल इनवर्स इस सबसेट ऑफ एन, ये क्या हो गया, जी इनवर्स एन। और ए इनवर्स का होल इनवर्स आपने पढ़ा था किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, जी इनवर्स एन जी सबसेट ऑफ एन। अब क्या कर रही हूं मैं, इसके बाईं तरफ तो जी से और दाईं तरफ जी इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ। तो जी ऑफ जी इनवर्स एन जी, यहाँ पे क्या हो गया, जी इनवर्स सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। चूंकि ये ग्रुप के एलिमेंट हैं तो साचर्यता नियम से आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, और प्रतिलोम अवयव से क्या हो गए, आइडेंटिटी हो गया है। तत्समक अवयव के नियम से क्या मिलेगा, एन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन मेरा सबसेट हो गया जी एन जी इनवर्स। समीकरण 1 में जी एन जी इनवर्स एन का सबसेट है, समीकरण 2 में एन जी एन जी इनवर्स का सबसेट है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन हो गया। क्लियर है ये चीज? नाउ अब इसका हमें कन्वर्स प्रूफ करना है, तो अब मैंने मान लिया कि जी एन जी इनवर्स किसके बराबर है, एन के, जहाँ स्मॉल जी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो मुझे अब क्या प्रूफ करना है कि जो एन है वो क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है। देखिए आपको दिया हुआ है कि जी एन जी इनवर्स क्या इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मैं यहीं से उल्टा लेके चलती हूँ ना। अब जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन है, और चूंकि ये है तो ये क्या हो गया, जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, एन का सबसेट होगा। मैं इसी में ऊपर अपोजिट लेके चल रही हूँ। तो जी एन जी इनवर्स सबसेट हो गया एन का, तो जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, एन को, जहाँ ये एन किसका एलिमेंट होगा, इस एन का एलिमेंट होगा। देखिए आपने विशिष्ट ग्रुप की दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो था एन जी इज इक्वल टू जी एन, और दूसरी क्या थी, जी एक्स जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एन, जहाँ जी ग्रुप का एलिमेंट था और एक्स एन का एलिमेंट था। तो यहाँ एक्स की जगह क्या स्मॉल एन है, तो जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एन को बिलोंग कर गया। ये विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन है, तो यानी एन क्या हो गया, जी का विशिष्ट ग्रुप है। आगे बात समझ में, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमारे पास जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन था, तो यानी जी एन जी इनवर्स किसका है, सबसेट हो गया, एन का उपसमुच्चय है। तो यानी जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एन को। मैंने जहाँ यहाँ 2 लाइन लिखी थी इसी को इसमें अपोजिट की फॉर्म में लिखा है।
तो एन जी का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। तो यानी एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, या फॉर ऑल जी किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्लियर है ये चीज। नाउ आगे देखिए, ये दो थ्योरम है जिसको सिर्फ नोट के रूप में लिखवा रही हूँ क्योंकि हमें इनका प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका प्रूफ काम में नहीं आएगा। सिर्फ इनका स्टेटमेंट देखिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम या फिर दक्षिण सहज समुच्चय दक्षिण सहज समुच्चय है। ये क्या कह रहा है कि मेरा जो किसी भी ग्रुप का एन है वो ग्रुप जी का विशिष्ट ग्रुप होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहज समुच्चय क्या मिले, हमें दक्षिण सहज समुच्चय मिले। ठीक है, और दक्षिण सहज समुच्चय क्या मिले, वाम सहज समुच्चय मिले। यही कंडीशन आपकी यहाँ पर चल रही है। आगे बस में नाउ तो हमें यही प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होगा अगर उसका प्रत्येक वाम सहसमुच्चय कैसा हो, दक्षिण वाम सहसमुच्चय हो, और दक्षिण वाम सहसमुच्चय कैसा हो, वाम सहसमुच्चय हो। आगे बात समझ में। नाउ यानी एन जी इज इक्वल टू जी एन। यहाँ देखिए आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वाम सहसमुच्चय वो क्या है, दक्षिण सहसमुच्चय, और दक्षिण सहसमुच्चय क्या हो गया, वाम सहसमुच्चय। यही है। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी वाम सहसमुच्चय क्या हो, दक्षिण सहसमुच्चय हो। क्लियर है, आपको यही प्रूफ करना था दोनों तरफ से। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय हो। दक्षिण का दक्षिण होगा, वाम का वाम होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ वाम का दक्षिण है। ये क्या कह रहा है कि एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चय, वाम सहसमुच्चय या फिर दक्षिण सहसमुच्चय क्या हो, का गुणन भी क्या हो, एक दक्षिण सहसमुच्चय। अगर मैं ये मान लूं कि ये दो दक्षिण सहसमुच्चय हो गए तो इनका गुणन भी क्या हो, दक्षिण सहसमुच्चय हो। आगे बात समझ में। तो ये दो स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अगर एन किसी ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो, और दूसरा है कि एन किसी ग्रुप जी का विशिष्ट ग्रुप होगा यदि और केवल यदि कि एन के किन्हीं भी दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन भी क्या हो, एक दक्षिण सहसमुच्चय। यानी मैंने आपको वही बताया था दक्षिण कि एन ए ले लिया और एन बी ले लिया, ये मैंने क्या है, दो दक्षिण सहसमुच्चय, तो इनका गुणन ये इस तरीके से होगा एन ए बी, ये भी क्या होगा, एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। क्लियर है। नाउ अब देखिए हमारी थ्योरम, ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, बाकी इनका प्रूफ हमारा कोई यूज का नहीं है इसलिए मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया है। किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप के क्या है, दो विशिष्ट उपग्रुप है। आगे बात समझिए, ग्रुप के ऑलरेडी दो विशिष्ट ग्रुप है और उन दोनों विशिष्ट ग्रुपों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन भी क्या होता है, उस ग्रुप का विशिष्ट ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे देखो मैं मानूं कि जी मेरा एक ग्रुप है, N1 और N2 क्या है, इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इन दोनों विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इस जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम देखते इसको, माना N1 और N2 किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट ग्रुप है। मैंने मान लिया कि N1 और N2 क्या है, ग्रुप के दो विशिष्ट ग्रुप है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी G का विशिष्ट ग्रुप होता है। आगे बात समझ में। नाउ चूंकि हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सर्व, देखिए विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने से पहले आपको डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि आप जिसे विशिष्ट उपग्रुप करें वो पहले क्या होना चाहिए, इस ग्रुप का उपग्रुप होना चाहिए। आपको N1 इंटरसेक्शन N2 को जी का विशिष्ट ग्रुप प्रूफ करना है, तो इससे पहले N1 इंटरसेक्शन N2 क्या होना चाहिए, जी का उपग्रुप होना चाहिए। तो वही देखिए हमने उपग्रुप में एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। तो N1 इंटरसेक्शन N2 क्या है, जी का उपग्रुप है। अब मुझे इसे क्या प्रूफ करना है, विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है, और मैं ये वाली डेफिनेशन लूंगी GX G इनवर्स वाली। ठीक है, यहाँ X बिलोंग करेगा N1 इंटरसेक्शन N2 को। आगे बात में ना, मैंने मान लिया कि X इसका एलिमेंट है G का
और n किसका एलिमेंट है, n1 इंटरसेक्शन n2 का। चूंकि ये n1 इंटरसेक्शन n2 को बिलोंग करे, यानी n1 में भी उपस्थित है और n2 में भी उपस्थित है, तो इट्स इंप्लाइज n बिलोंग्स टू n1 और n बिलोंग्स टू n2। अब देखिए x बिलोंग्स टू g, x g का एलिमेंट है और n किसका है, n1, तो x इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, n1 को। क्यों, क्योंकि n1 क्या है, g का विशिष्ट ग्रुप है, तो वो विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन को इंप्लाई करता है जहां ये n1 को बिलोंग कर गया। ठीक है। नाउ दूसरी तरीके से x बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू n2, तो x इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, n2 को, क्योंकि n2 भी क्या है, g का विशिष्ट ग्रुप है। आगे बात समझिए। दोनों समीकरण 1 और 2 से देखिए, x g को बिलोंग कर रहा है, इन दोनों से n n1 को बिलोंग कर रहा है, n2 को बिलोंग कर रहा है, तो n किसे बिलोंग कर जाएगा, n1 इंटरसेक्शन n2 बिलोंग कर जाएगा। नाउ इट्स इंप्लाइज x n x इनवर्स n1 को भी बिलोंग कर रहा है, n2 को भी, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा, तो x n x इनवर्स इज बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2। ये भाई डेफिनेशन हो गई, x बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2। इट्स इंप्लाइज x n x इनवर्स इज बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2, यानी n1 इंटरसेक्शन n2 भी क्या है, ग्रुप g का विशिष्ट ग्रुप है। ये हमें प्रूफ करना था। नाउ अब देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम, यदि ग्रुप G का एक उपग्रुप H है और N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N ग्रुप उपग्रुप H का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि H इंटरसेक्शन N का G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। देखिए ये जो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेरे पास G क्या है, एक उपग्रुप है और H इस G का क्या है, सॉरी G एक ग्रुप है और H इस ग्रुप G का उपग्रुप है। नाउ साथ में दिया जो n है वो g का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो h इंटरसेक्शन n होगा वो क्या होगा, h का विशिष्ट उपग्रुप होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि h इंटरसेक्शन n भी क्या हो, g का उपग्रुप हो। आगे बात समझिए, तो आपको एक ग्रुप दिया हुआ है G, जहां H उस ग्रुप G का उपग्रुप है, N G का विशिष्ट उपग्रुप है। मुझे प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन N H का तो विशिष्ट उपग्रुप होगा, लेकिन G का विशिष्ट उपग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? आगे आपको स्टेटमेंट समझ में ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक। अब आपको H इंटरसेक्शन N को H का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है, तो उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करने से पहले आपको अच्छे से पता है कि वो क्या होना चाहिए, उपग्रुप होना चाहिए। आगे बात समझें। अब हम जानते हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, एक उपग्रुप ही होता है, तो H इंटरसेक्शन N क्या है, H का उपग्रुप है। आगे बात समझ में। अब हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N क्या होगा, H का विशिष्ट ग्रुप। अब मुझे यही प्रूफ करना है कि जो H इंटरसेक्शन N है वो क्या होगा, H का विशिष्ट ग्रुप होगा। यानी इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन N वो H का उपग्रुप हो, और विशिष्ट ग्रुप की यही डेफिनेशन लगा रही हूँ मैं, दूसरी जो आपने पढ़ी थी कि अगर X बिलोंग्स टू H और H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N, तो X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन N को। क्लियर है ना? अब हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए क्योंकि हमें पता है कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, उपग्रुप होता है। H G का ऑलरेडी उपग्रुप है, N G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो वो उसका G का उपग्रुप भी है, H भी G का उपग्रुप है, N भी G का उपग्रुप है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, G का उपग्रुप होगा। आगे बात समझिए। अभी H इंटरसेक्शन N है वो G का उपग्रुप हो चुका है, ठीक है, G का उपग्रुप है। अब H इंटरसेक्शन N, सॉरी यहाँ पे देखिए H इंटरसेक्शन N है वो क्या है, G का उपग्रुप है। आगे बात समझ में, उपग्रुप है तो यानी ये इसका क्या है, उपसय समुच्चय भी है, उपसमुच्चय है, ये आपने पढ़ाई है ना। अब जो H है वो G का उपग्रुप है, तो और H क्या है उसका उपसमुच्चय, तो H इंटरसेक्शन H का भी उपसमुच्चय होगा। आगे बस में, क्योंकि H क्या है, G का उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N क्या है, H का सबसेट हो। क्यों, H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N क्या होगा, H का भी उपग्रुप होगा। क्लियर है ना? दूसरा, अब हमें इसे विशिष्ट उपग्रुप करना है, ये डेफिनेशन है। देखिए मैंने मान लिया कि स्मॉल h जो किसमें बिलोंग कर रहा है, H इंटरसेक्शन N को, और चूंकि मुझे इसे H का विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करना है, तो X किसका एलिमेंट ले लिया, H का एलिमेंट ले लिया। अगर H बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन N को, तो स्मॉल h में भी उपस्थित होगा और N में भी प्रेजेंट होगा। आगे बात समझिए ना। अब चूंकि H G का उपग्रुप है, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी उपग्रुप की, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इट्स इंप्लाइज AB इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H। पढ़ी थी आपने, वही लगा रही हूँ कि X बिलोंग्स टू H, स्मॉल h बिलोंग्स टू H, तो H X इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, H को, क्योंकि H क्या G का
उपग्रुप है। वापस से मैं यही डेफिनेशन लगाऊंगी, x बिलोंग्स टू h है और h x इनवर्स बिलोंग्स टू h है, ये वाली नहीं लगी। तो x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? h को। क्यों? h एक क्या है? उपग्रुप है। और हमने उपग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो स्वयं भी क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर x h का एलिमेंट है और h x इनवर्स h का एलिमेंट है, तो x h इनवर्स संवृत्ता की प्रॉपर्टीज किसका एलिमेंट हो जाएगा? h का एलिमेंट हो जाएगा। ये मैंने ये वाली डेफिनेशन लगाई और यहाँ पे संवृत्ता की डेफिनेशन लगाई। अब यहाँ में मैंने स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट ले लिया, अब इसे n का एलिमेंट लेके प्रूफ करती हूँ। x h को बिलोंग कर गया, ठीक है, और स्मॉल h किसको बिलोंग कर गया? n को। अगर x h का एलिमेंट है तो g का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि h g का उपग्रुप है, तो उसका उपसमुच्चय भी है, यानी उसका हर एक h का हर एक एलिमेंट g में उपस्थित है। तो अगर x बिलोंग्स टू h है तो x किस में बिलोंग करेगा? g को बिलोंग करेगा, और h बिलोंग्स टू n। अब n क्या है? g का विशिष्ट उपग्रुप है, तो विशिष्ट उपग्रुप की दूसरी डेफिनेशन लगाओ तो क्या होगी? x h x इनवर्स इज बिलोंग्स टू n। समीकरण 1 और 2 से देखिए, x h x इनवर्स किसको बिलोंग कर गया? h को। x h x इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? n को। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? x h x इनवर्स h में भी है, n में भी उपस्थित है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n। तो यानी क्या रिजल्ट मिला? x बिलोंग्स टू h, स्मॉल h belongs to h intersection n, it implies x h x inverse belongs to h intersection n। यानी h intersection n क्या है? g h का विशिष्ट उपग्रुप है, लेकिन वो g का विशिष्ट उपग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में क्यों नहीं है? उसको एक एग्जांपल से हम प्रूफ करते हैं। देखिए, मैंने g की जगह s4 लिया है। आगे बात समझ में, अगर मेरे ग्रुप s4 का उपग्रुप h है और n क्या उसका विशिष्ट उपग्रुप है, जहां h और n ये डिफाइन है, तो h इंटरसेक्शन n s4 का विशिष्ट ग्रुप नहीं है। अब एक चीज देखिए, आप अगर h इंटरसेक्शन n को s4 का विशिष्ट ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले h इंटरसेक्शन n क्या होना चाहिए? s4 का उपग्रुप होना चाहिए, उसके बाद ही विशिष्ट ग्रुप है। मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी के एलिमेंट्स आप लोग डिफाइन करोगे कि वो किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। देखिए, जो आपके s4 के जो एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये तो आपकी आइडेंटिटी होगी जिसे 1 की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, ये कोमा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 3 2 4 3 4, ठीक है। 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 3 1 3 2 2 3 4। मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, आप लोग इसकी खुद ट्राई करोगे। 2 4 3 3 4 1 4 1 2 4 2 1 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 4 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 3 2 4। ये S4 किस तरीके का एलिमेंट है? S4 में 24 होने चाहिए फैक्टोरियल। तो देखिए 1 2 3 4, ये कोमा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आपके 22 ही हुए। देखिए एक सेकंड, 1 1 2 हो गया, 1 3 हो गया है, 1 4 हो गया है, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है ना। 1 3 2 4 हो गया, 1 4 2 3 भी हो गया है, 1 4 2 3 हो गया। इसमें क्या नहीं हुआ है? 1 2 और 3 4 नहीं हुआ, हाँ सॉरी, इसमें एक बाकी है 1 2 3 4, ये बाकी है क्योंकि अभी हमारा ये हुआ ही नहीं है। और दूसरा है 1 4 2 3 हो चुका है, 1 2 3। इस तरीके के एलिमेंट होंगे आपके, ठीक है। नाउ अब H इंटरसेक्शन N को आपको क्या प्रूफ करना है? S4 का विशिष्ट उपग्रुप। तो उससे पहले H इंटरसेक्शन N क्या होना चाहिए? S4 का उपग्रुप होना चाहिए। चलो उपग्रुप होना चाहिए, तो यानी आपको 2 एलिमेंट लेने होंगे, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे। A बिलोंग्स टू H, जिस तरह ये B बिलोंग्स टू H, तो A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। आगे बात समझ में, यहाँ से आप H इंटरसेक्शन N निकालोगे, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालोगे, जिसमें 1 आएगा, 1 3 2 4 आएगा, और 1 4 2 3 आएगा, और 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएंगे। इनमें से 2 एलिमेंट कोई भी लोगे जो तो A B इनवर्स प्रूफ करोगे, और आपको हर का क्रम प्रतिलोम फाइंड करना आ गया, ठीक है। अगर आपको उपग्रुप मिल जाता है, ये उसी सेट में बिलोंग कर गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। एक ही जगह इनमें से कोई भी, क्योंकि H इंटरसेक्शन N में 4 एलिमेंट कॉमन आएंगे आपके। और उसके बाद
विशिष्ट ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन। इसी तरीके जहाँ एच किसको बिलोंग करेगा, एन को, और एक्स सेट का, तो एक एलिमेंट सेट का लोगे, एक इंटरसेक्शन का लोगे और तब प्रूफ करोगे। क्लियर है? मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है। आपके ये एलिमेंट S4 के एच इंटरसेक्शन, एच और एन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कॉमन एलिमेंट निकालोगे, एच इंटरसेक्शन 1 होगा, उसके अलावा 1 3 2 4 कॉमन है इन दोनों में, 1 4 2 3 और 1 3 2 4, ये 4 एलिमेंट क्या है इनमें कॉमन है। आगे बस में यहाँ देखो ये रहा, 4 एलिमेंट कॉमन हो गए। आपको इसे उपग्रुप प्रूफ करना होगा तो ये वाली डेफिनेशन लगाओगे कि अगर A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन एन, B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन एन, तो A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू ये वाले स्टेटमेंट। और दूसरी उपग्रुप वाली, विशिष्ट उपग्रुप वाली GX G इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें, एन में, यहाँ क्या हो जाएगा H इंटरसेक्शन एन, जहाँ X को बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन एन में और G बिलोंग करेगा S4 में। क्लियर है? अगर मिलता है ये कंडीशन सेटिस्फाई तो विशिष्ट ग्रुप है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, ये विशिष्ट ग्रुप नहीं होगा। आप चेक कर लेना, ये एग्जांपल है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी की थ्योरम्स पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।